सीतापुर गांव में राघव अपनी पत्नी जानकी और बेटे राजू के साथ रहा करता था। राघव गांव के जमींदार के खेतों में खेती किया करता था, क्योंकि उसके पास कोई भी जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था वो उसमें हमेशा खुश रहा करता था और वो रोज सुबह शाम भगवान की पूजा भी किया करता था। अच्छा सुनो, मैंने पूजा कर ली है और अब खेतों पर भी जाने का टाइम हो चुका है, इसलिए तुम मेरा टिफिन लगा दो। ठीक है, अभी लगाती हूँ, लेकिन आज आप शाम को घर आने से पहले लाला की दुकान से थोड़ा राशन ले आना, क्योंकि अब घर में सिर्फ कल का ही राशन बचा है। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। रुको पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पिताजी, मेरे सभी दोस्त शहर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ शहर में पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन बेटा, शहर की पढ़ाई तो बहुत महंगी है। तुम अपने गांव में पढ़ तो रहे हो ना, यहाँ पर क्या दिक्कत है? माँ, आप तो जानती ही हो कि हमारा गांव कितना छोटा है। यहाँ पर पढ़ाई की ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे सभी दोस्त शहर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम समझने की कोशिश करो कि हम तुम्हें शहर में नहीं पढ़ा सकते। तुम्हारे सभी दोस्त पैसे वाले हैं और उनके पिताजी के पास अपना अपना खेत भी है, लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी तो 2 वक्त की रोटी भी जमींदार जी के खेतों पर काम करके कमा पाते हैं। तो बेटा, ऐसे में हम तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए कैसे भेज सकते हैं? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस शहर में पढ़ने के लिए जाना है। राजू बेटा, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगा। अच्छा तो अब देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। इतना कहकर राघव टिफिन लेकर जमींदार की खेतों की ओर निकल पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं राजू से कह तो दिया है कि मैं उसे शहर में जरूर पढ़ने के लिए भेजूंगा, लेकिन ये बात तो मुझे भी पता है कि इस शहर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, लेकिन मुझे राजू की खुशी के लिए उसको शहर में पढ़ने के लिए भेजना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात ही काम क्यों न करना पड़े। मैं एक काम करता हूँ, जमींदार जी के घर जाता है और उनसे इस बारे में बात करूंगा। ऐसा सोचकर राघव सीधे जमींदार के घर चला जाता है। अरे क्या हुआ भाई, आज तुम मेरे खेत पर काम करने की जगह मेरे घर पर क्यों आए हो? जमींदार जी, वो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था। हाँ तो बताओ, क्या बात है? जमींदार जी, वो मुझे अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजना है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आया था। मैं आपके खेतों पर दिन रात काम करके सारे पैसे चुका दूंगा, आप कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। राघव, अगर तुम्हारी जगह मुझसे और कोई उधार पैसे मांगता तो मैं उसे साफ साफ मना कर देता, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम शाम को काम खत्म करने के बाद मेरे घर आ जाना और तुम जितने चाहो उतने पैसे मुझसे ले जाना। सरपंच की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सरपंच से कहता है, जमींदार जी, आप सच में बहुत अच्छे हो, भगवान आपका हमेशा मंगल करेंगे। अच्छा जमींदार जी, अब मैं आपके खेतों पर काम करने के लिए चलता हूँ। राघव पूरे मन लगाकर सरपंच के खेतों में काम करता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और शाम हो जाती है, तो राघव जमींदार के घर जाकर उससे पैसे ले लेता है और पैसों को लेकर सीधे अपने घर चला जाता है। अरे आ गए आप, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? हम दोनों आपके आने का कब से इंतजार कर रहे थे। अरे वो आज मैं सरपंच जी के पास गया था, राजू की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे उधार मांगने के लिए। राजू बेटा,
तुम अपना सारा सामान पैक कर लेना। हम कल सुबह ही चलेंगे और तुम्हारा दाखिला शहर की सबसे अच्छे कॉलेज में करवा देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम गरीबों का बेटा भी शहर में पढ़ पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर अगले दिन सुबह होने पर राघव अपने बेटे को शहर ले जाता है और शहर में पहुंचकर वो अपने बेटे का एक बड़े से कॉलेज में दाखिला करवा देता है और वहां से सीधे सरपंच के खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। अब राघव को भूख भी बहुत तेज लग रही थी, लेकिन उसको सरपंच जी का कर्ज चुकाना था, इसलिए वो रात में भी काम करना बंद नहीं करता और पूरे मन लगाकर काम करता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर सरपंच जी आ जाते हैं। अरे राघव, रात के 2 बज चुके हैं, तुम अभी तक घर नहीं गए। सरपंच जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है तो मुझे दिन रात काम करना ही पड़ेगा। राघव, सच में तुम अपने बेटे को पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हो। भगवान ऐसा पिता सबको दे। लेकिन राघव, तुम मेरी बात मानो और अभी घर पर जाओ, क्योंकि बिना आराम किया अगर तुम काम करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। सरपंच की बात मानकर राघव अपने घर चला जाता है। जानकी, मैं बहुत थक गया हूं, तो तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। अगर आप दिन रात काम करोगे तो आप तक ही जाओगे ना। अब मैं आपको ऐसे और नहीं देख सकती। मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं भी सरपंच जी के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करना शुरू कर दूँ। इससे आपको भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दे सकता। आज के बाद तुम दोबारा ऐसा मत कहना। अच्छा ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। चलो अब मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अब ऐसे ही राघव हर रोज जमींदार के खेतों पर दिन रात काम करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। लेकिन दिन रात काम करने का असर सीधी उसकी सेहत पर पड़ता है और अब धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है। अरे आज आप अभी तक सो रहे हो, आपको आज काम करने नहीं जाना क्या? अरे आज मुझे थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही है, इसलिए मेरी आंख खुल ही नहीं पाए। तभी उसकी पत्नी उसको हाथ लगाकर देखती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप ऐसा करिए, आप आज काम करेंगे मत जाइए। मैं सरपंच जी से कह दूंगी कि आपकी तबीयत खराब है तो आप घर पर आराम कर रहे हो। अरे नहीं, मुझे बस हल्का सा बुखार है और तुम मेरा टिफिन लगा दो, मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। अरे आप पागल हो गए हो क्या? इतनी तेज बुखार को हल्का बुखार बता रहे हो? अगर आप इतनी तेज बुखार में काम करोगे तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। मैंने आपको 50 बार कहा है कि मैं भी सरपंच जी के यहाँ काम करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन आप मेरी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी राघव के फोन पर उसके बेटे राजू का फोन आ जाता है। हाँ राजू, बोलो क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज तुमने इतनी सुबह सुबह से फोन क्यों किया? पिताजी, वो आज टीचर मुझसे कह रही थी कि कॉलेज की फीस सरकारी आदेश के कारण अचानक से बढ़ा दी गई है, तो तुम्हें कल तक 80,000 रुपए जमा करने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। इतने सारे पैसों की बात सुनकर राघव के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को धीरज देते हुए कहता है, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके कल तक तुम्हारे कॉलेज में पैसे जमा करवा दूंगा। ठीक है पिताजी, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे पढ़ाई करने के लिए भी जाना है। ठीक है बेटा।
क्या हुआ राजू, क्या कह रहा था? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? राजू के कॉलेज में 80,000 रुपए जमा करवाने हैं और अगर कल तक 80,000 रुपए जमा नहीं किया तो वो राजू को कॉलेज से निकाल देंगे। हे भगवान, इतने सारे पैसे, हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो घर छोड़कर कुछ भी नहीं है। क्या कहा घर? अरे तुमने तो एक झटके में ही मेरी सारी उलझन ठीक कर दी। हमारे पास अपना घर तो है, तुम जल्दी से घर के कागज लेकर आओ। मैं सरपंच जी को अपना घर गिरवी रख दूंगा और उनसे 80,000 रुपए ले लूंगा। फिर राघव अपने घर के कागज लेकर जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। अरे राघव, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और तुम्हारे हाथ में ये कागज कैसा है? सरपंच जी, वो ये मेरे घर के कागज है। अभी कुछ समय पहले मुझे राजू का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि अगर मैं कल तक उसके कॉलेज में 80,000 रुपए जमा नहीं किया तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं आपके पास अपना घर गिरवी रखना आया हूँ। सरपंच जी, आप मेरा घर गिरवी रखकर मुझे पैसे दे दो। अच्छा ठीक है राघव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। मुझे अपने घर के कागज दे दो। जब जमींदार राघव के हाथ से कागज लेता है तो वो राघव के हाथ को इतना गर्म देखकर चौंक जाता है। अरे राघव भाई, तुम्हें तो बहुत जोर का बुखार है, तुम्हें अभी अस्पताल में होना चाहिए था। जाओ पहले दवा लेकर आओ। नहीं नहीं सरपंच जी, वो मुझे बस हल्का सा बुखार है, कुछ घंटे में अपने आप ही उतर जाएगा। आप मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे कॉलेज में जमा भी करवाने हैं। अरे राघव, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने शरीर का भी ध्यान रखो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बेटे की पढ़ाई वैसे भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए तुम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखो। ये लो पैसे और राजू के कॉलेज में जमा करवा दो। और हाँ राघव, अब तुम पैसों की चिंता मत करना। जब तक तुम्हारे बेटे राजू की नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं तुमसे एक भी रुपया नहीं मांगूंगा। जमींदार की बात सुनकर राघव काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर राघव जमींदार से पैसे लेकर सीधे बैंक में चला जाता है और राजू को पैसे भिजवा देता है और सीधे अपने घर चला जाता है। राघव जी, क्या हुआ? सरपंच जी ने अपना घर गिरवी रखकर आपको पैसे दे दिए? हाँ दे दिए, और मैंने बैंक जाकर राजू के कॉलेज में भी जमा करवा दिए। अरे अब आप कम से कम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब तो हमारा घर भी गिरवी रख गया है, इसलिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करो और मुझे भी सरपंच जी के घर पर झाड़ू पोछा का काम करने दो। हम दोनों साथ में काम करेंगे तो जल्द से जल्द कर चुका देंगे। अरे मैं तुमसे 50 बार कहा है कि मैं अपने होते हुए तुम्हें काम करने नहीं दे सकता। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम पैसों की चिंता मत करो। सरपंच जी ने कहा है कि जब तक अपने बेटे राजू की नौकरी नहीं लग जाती तब तक वो हमसे एक भी रुपया नहीं मानेंगे। अब ऐसे ही पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब राजू की शहर में नौकरी भी लग चुकी थी। नौकरी पाकर राजू काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो चुका था और वो अपने पिताजी को भी कुछ नहीं बताता। लेकिन सरपंच को कहीं से खबर मिल जाती है कि राजू की शहर में नौकरी लग चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राघव मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। जब राघव ने मुझसे पैसे मांगे तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे राघव को पैसे दे दिए। लेकिन जब आज राघव के बेटे की नौकरी लग गई तो राघव ने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। रुको, अभी जाता हूँ राघव के घर और उसे अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा सोचकर सरपंच सीधे राघव के घर चला जाता है। अरे सरपंच जी, क्या हुआ? आज आप हमारे घर पर क्यों आए हो? राघव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। सरपंच जी, क्या हुआ? आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई? सरपंच जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे साफ साफ बताइए। अब तुम पैसे वाले बन चुके हो तो तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी भी कहाँ।
राघव, तुम्हारी बेटे की नौकरी लग चुकी है और तुमने मुझे बताना भी सही नहीं समझा। क्या सरपंच जी, आप सच बोल रहे हो? क्या सच में मेरे बेटे की नौकरी लग गई है? लेकिन उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। हाँ राघव, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मेरे नौकर ने मुझे बताया है। सरपंच जी, सच में अभी तक हमें कुछ नहीं पता था। हो सकता है कि राजू की अभी नई नई नौकरी लगी है तो वह थोड़ा काम में व्यस्त होगा, इसलिए वो हमें फोन करके नहीं बता पाया। राघव जी, आप राजू को फोन करिए। बेटा, सरपंच जी अभी अभी अपने घर आए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी नौकरी लग चुकी है। हाँ, लग चुकी है, और वो भी 5 दिन पहले ही। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं था? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि नौकरी मेरी लगी है, तुम्हारी नहीं जो मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं। अरे राजू, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी तुम मेरी किसी काम के नहीं हो। मेरी नौकरी लग चुकी है, इसलिए मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ और मैं किसी गरीब से बात नहीं करता। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब से आप मेरे पिता नहीं हो और नहीं मैं आपका बेटा। चलो फोन रखो और कभी दोबारा फोन मत कर देना, समझे क्या? अपने बेटे की ऐसी कड़वी बात सुनकर उसे गहरा सदमा सा लग जाता है और अब वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं बचा था। लेकिन राघव का फोन स्पीकर पर था, इसलिए राजू की बात उसकी पत्नी और जमींदार भी सुन लेते हैं। कुछ मिनटों तक पूरे घर में सन्नाटा सा छाया रहता है, लेकिन तभी जमींदार बोलता है, देखो राघव भाई, तुम मुझे माफ कर देना और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अभी तक तुमसे कर्ज का एक भी रुपया नहीं मांगा था, क्योंकि मुझे लगा था कि जब तुम्हारे बेटे राजू की नौकरी लग जाएगी तो राजू कर्ज चुका देगा। लेकिन तुम्हारे बेटे राजू ने किया कहा वो तो सबके सामने ही है। देखो भाई, अब तुम भी जानते हो कि तुम खेती करके मेरा कर्ज कभी भी नहीं चुका पाओगे, इसलिए अब मुझे अपना कर्ज तुमसे लेना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अब ये घर मेरा हो चुका। तुमने अपने घर को 2 साल पहले गिरवी रखा था और मुझे इसका एक भी रुपया नहीं दिया, तो सरकारी तौर पर तुम्हारा घर मेरा हो गया है। अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ से जाओ। अब वो दोनों बेघर हो चुके थे और उन दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि जिस बेटे को उन्होंने इतनी गंभीर अवस्था में पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और उसकी नौकरी भी लगवा दी, लेकिन आज उसी बेटे ने उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। राघव जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजू अपने साथ ऐसा करेगा। राजू की बातें बार बार मेरे सर में गूंज रही है और मेरा सर फटा जा रहा है। आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। जानकी, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। अभी रात होने वाली है, तो अभी हम फुटपाथ पर अपनी रात बिता लेंगे। फिर मैं कल सुबह कहीं काम ढूंढ लूंगा, जिससे हम कहीं किराए पर घर ले लेंगे। चलो अभी फुटपाथ पर चलते हैं। फिर वो दोनों लोग फुटपाथ पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ ही घंटे में रात हो जाती है, तो वो दोनों आज रात भूखे पेट ही सो जाते हैं। अच्छा सुनो, अब सुबह हो चुकी है, तो मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राघव काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो बेचारा गांव की हर दुकान, हर बाजार में नौकरों की तरह काम मांगता है, लेकिन उसको कहीं पर भी काम नहीं मिलता। तो वो थक हार कर अपनी पत्नी के पास वापस चला जाता है। राघव जी, क्या हुआ, आपको कोई काम मिला क्या? वो कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र एक बच्चे पर जाती है जो खेलते खेलते एक गाड़ी के आगे आने ही वाला था। तभी राघव भागकर उस बच्चे की जान बचा लेता है
तभी उस बच्चे की पिताजी की भी नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो जाता। अरे भाई, अगर आपको धन्यवाद देना है तो आप भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी नज़र सही समय पर आपके बेटे पर पड़ गई। हाँ भाई, ये तो ठीक है, सब भगवान की ही कृपा है। वैसे भाई, तुम रहते कहाँ हो? इतना सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? फिर राघव सारी बात उस व्यक्ति को बता देता है। अरे क्या वही राजू जो 5 दिन पहले मेरी ही ऑफिस में नौकरी पर लगा है? कहीं वो तुम्हारा बेटा ही तो नहीं? हाँ भाई, हो सकता है कि वो मेरा ही बेटा हो, क्योंकि मेरे बेटे की भी नौकरी अभी 5 दिन पहले ही लगी है। अच्छा रुको, मैं अभी उसे फोन करके बुलाता फिर हूँ। वो व्यक्ति राजू को फोन करके वहाँ पर बुला लेता है। सेठ जी बताइए, आपने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? और माँ पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? राजू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी ऑफिस में काम दे दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तो अपने माँ पिता का सम्मान भी करना नहीं आता। बेशर्म कहीं के, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि जिन्होंने तुम्हें इतनी गरीबी में पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और जब तेरी नौकरी लग गई तो तूने उनसे ही रिश्ता तोड़ दिया। तुझे अपने ऊपर शर्म नहीं आती? सेठ की बात सुनकर राजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मूर्ख, अगर तुझे माफी मांगनी है तो तू अपने माँ पिताजी से मांग, मुझे क्यों मांग रहा है? माँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सच में आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। सच में माँ पिताजी, अब मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बेटा, अब तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा उनकी सेवा ही करनी चाहिए। राम राम।